एडवोकेट की कार स्टार्ट करने के तरीकों को देखकर अखिल समझ गया था कि एडवोकेट आगे क्या करने वाला है। जानवी, तुम आगे संभल कर रहना। मैं तुम्हें हर हाल में तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा कर रहूंगा। उसने जानवी की तरफ मुड़कर कहा। ठीक है अखिल, और आप लोग प्लीज चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों की जिंदगी खतरे में आए। जानवी ने उन औरतों से कहा। लेकिन हम तुम्हें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। उन औरतों ने जाने से इनकार किया। जानवी ठीक कह रही है। आप लोग अगर हमारे साथ रहे तो आपकी जिंदगी को भी खतरा होगा। मैं आगे संभाल लूंगा, आप जाइए। अखिल ने उन्हें भरोसा देकर कहा। हाँ, आप लोग चले जाइए। अखिल मेरा दोस्त है, वह मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। उसने अखिल की तरफ भरोसे भरी नजरों से देखकर कहा। औरतें मान गईं। वह वहां रहकर उनकी मुसीबतें और नहीं बढ़ाना चाहती थीं। वह लोग कार से उतर गईं। उधर एडवोकेट कार स्टार्ट कर इनकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार था। अखिल ने जैसे अपना कार स्टार्ट किया, एडवोकेट ने अपनी कार की तरफ जोर से बढ़ा दी। वह इनकी कार को टक्कर मारने पर उतारू था। उसकी कार इनकी कार को टक्कर मार पाती उससे पहले ही अखिल ने अपनी कार दूसरी तरफ मोड़कर वह कार को एडवोकेट के कार के विपरीत दिशा में दौड़ा रहा था। एडवोकेट भी रुका नहीं, वह भी उनका पीछा करने लगा। उनकी कार का पीछा करते हुए वह बार बार पीछे से उनके कार को टक्कर मारने की कोशिश में था। अखिल अपनी होशियारी से कार को इधर उधर करके उसे हरा रहा था। जानवी, तुम सीट को कसकर पकड़ लो, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है अखिल, लेकिन और तेज कार चलाओ। मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जानवी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब बस देखो मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। बहुत तकलीफ दी है इसने तुम्हें। तुम्हें बेगुनाह साबित करने की बजाय गुनहगार बनाया है इसने। अखिल की आंखों में एडवोकेट के लिए नफरत का समंदर भरा था। उसने अपनी कार की स्पीड हद से ज्यादा बढ़ा दी। एडवोकेट कहाँ पीछे रहने वाला था। वह भी अपने कार की स्पीड बढ़ाकर उनके पीछे उन्हें टक्कर मारने के लिए दौड़ा। अखिल पूरा एकाग्र होकर कार को आगे ले जा रहा था। पीछे एडवोकेट दाएं से बाएं उन्हें टक्कर मारने की कोशिश में लहराता हुआ उनके पीछे आ रहा था। अचानक एडवोकेट ने देखा अखिल की कार धीमी चलने लगी। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसकी कार को टक्कर मारने के लिए अपनी कार को दाएं तरफ मोड़ा। अचानक उसके कार के सामने एक बड़ी सी ट्रक आ गई। उसे संभालने तक का मौका नहीं मिला और ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। ट्रक से टकराकर उसकी कार दूर सड़क किनारे जा गिरी। तेज टक्कर की वजह से एडवोकेट की कार तहस नहस हो चुकी थी। वह भी बहुत बुरी तरह से घायल था। क्या हुआ अखिल, ये कैसा धमाका था? जानवी ने उस टक्कर की आवाज को सुनकर पूछा। कुछ नहीं, बस बुरे काम का बुरा अंजाम देख रहा हूँ। अखिल कार की खिड़की से बाहर झांककर उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सब कैसे हुआ? जानवी बाहर देखकर हैरान रह गई। मैंने किया, मैं जानता था। मेरी कार की स्पीड कम देखकर वह हमें टक्कर मारने जरूर आएगा और उसका पूरा ध्यान सिर्फ हम पर है। वह सामने से आ रही ट्रक को नहीं देख रहा होगा। हुआ भी वैसा ही। देखो, तुम्हें मौत के मुंह में डालने वाला खुद कैसे मौत का इंतजार कर रहा है। अखिल अपने प्लान के कामयाब होने पर खुश था। उधर एडवोकेट कार से बाहर निकलने लगा। वह बहुत ज्यादा घायल था। अखिल ने उसकी हालत देखी। वह मुस्कुराने लगा। अब वह वहां और देर रुककर जानवी की जिंदगी खतरे में डालना नहीं चाहता था। वह कार आगे बढ़ाकर आगे निकलने लगा। एडवोकेट वहीं अधमरा हाल में खड़ा उन्हें देखता रहा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जानवी, आज तुम मेरे हाथों से बच गई। लेकिन जब तक हम सातों में से एक भी जिंदा है, तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। एडवोकेट ने दांत पीसते हुए उन्हें जाते हुए देखकर कहा। दूसरी तरफ कामिनी अपने घर में बहुत परेशान होकर चहलकदमी कर रही थी, क्योंकि पूरी रात मयंक घर में नहीं था। कहाँ रह गया? ये लड़का पूरी रात घर से बाहर था, किसी को बताकर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। कामिनी को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। थोड़ी देर बाद मयंक घर वापस लौटा। कहाँ था तू पूरी रात? किसी को बताकर क्यों नहीं गया? मयंक के घर पहुंचते ही कामिनी उस पर सवालों की बौछार करने लगी। मैं जानवी को ढूंढने गया था। मयंक बहुत परेशान होकर हॉल के सोफे में बैठा। तू उसे क्यों ढूंढने गया था? क्योंकि मम्मी
मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। अरे हाँ, अच्छे से जानती हूँ, लेकिन शायद तू भूल गया है। तूने जानवी से कहा था ना कि तू शादी करेगा, जिसे उसे आकर रोकना होगा। शायद वह उसी की तैयारी करने गई होगी। कामिनी एक बार फिर मयंक को अपनी बातों में उलझाने लगी। अगर मम्मी उसे शादी रोकना ही है, तो वह मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताती? कहाँ चली गई वह? मैं उसके घर भी गया था, पर उसके पापा वहाँ नहीं थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, उसके घर गया था। लेकिन क्यों? क्योंकि कल मैंने उस पर गुस्सा किया था, क्योंकि वह मुझे सच्चाई नहीं बता रही थी। मयंक ने उन दोनों के बीच की बातें उन्हें नहीं बताई, उन्हें बुरा लगेगा सोचकर। चल ये सब छोड़, जा जल्दी से तैयार हो जा। तेरी शादी का वक्त होते ही वह देखना कैसे आ जाएगी। सच मम्मी, वह आएगी। मयंक अपनी माँ पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, जिसका फायदा वह उठा रही थी। अरे हाँ, वह जरूर आएगी। तू जा तैयार होकर आ। ठीक है मम्मी, मैं अभी आया। मयंक अपनी माँ की चाल से अभी अनजान था। मैं जानती हूँ तुझे ऐसे मनाना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ जब तुझे पता चलेगा कि जानवी अब मर चुकी है, तो तू बहुत दुखी होगा। लेकिन अगर वह जिंदा रहती तो मेरे लिए हमेशा मुसीबत बनकर रहती। बस तू उसके इंतजार में शादी कर ले, बाकी आगे का मैं बाद में सोचूंगी। कामिनी उसे जाते हुए देखकर मन में सोच रही थी, मैं जानता हूँ जानवी, तुम भले ही मुझे ना बताओ, लेकिन आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो। आज मैं तैयार हो रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे पूरा भरोसा है तुम आओगी। ये शादी नहीं होगी। मयंक जानवी की तस्वीर देखकर उससे कह रहा था। वह जल्दी से तैयार होकर हॉल में आया, जहाँ शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसे बारात लेकर कहीं और नहीं जाना था, क्योंकि शादी की पूरी तैयारी कामिनी ने घर पर ही करवा दिया था। कामिनी उसकी शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहती थी। कामिनी हॉल में खड़ी नेहा के माता पिता से बातें कर रही थी। नेहा भी दुल्हन की तरह सजकर वहीं हॉल में खड़ी मयंक का इंतजार कर रही थी। वो मयंक को बहुत गौर से देख रही थी। इस वक्त मयंक गोल्डन शेरवानी में बहुत स्मार्ट दिख रहा था। उसके होठों में एक अजब सी खुशी थी। मयंक की भी नजर उस पर पड़ी। नेहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, दुल्हन बनकर अच्छी दिख रही हो, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही ऐसी है जिसके आगे दुनिया की हर खूबसूरती फीकी पड़ जाए, और वही हमेशा मेरी दुल्हन बनेगी, और वह जरूर आएगी। मयंक मन में सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसे नीचे आते देखते ही कामिनी बहुत हड़बड़ाकर सारा काम करवाने लगी। उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा। मम्मी प्लीज रुक जाओ ना, जानवी आती ही होगी। मयंक की नजरें गेट पर टिकी थीं। वह जिंदा होगी तब ना आएगी। मुझे आगे के लिए कुछ तो सोचना ही होगा, वरना ये शादी नहीं करने वाला। वह मन में सोचकर परेशान हुई। चिंता क्यों करता है, वह आ जाएगी ना। उसके आते तक हम रस्मों को धीरे धीरे शुरू करते हैं, जिसे देखकर वह जल्दी से सब कुछ बता देगी तुझे। उन्होंने झूठ बोला। मयंक उसकी बातें मानकर मंडप में आकर बैठ गया। कामिनी छोटी छोटी रस्मों को करवाती हुई धीरे धीरे शादी की रस्मों को पूरा करवाने लगी। बेटा, बरमाला का वक्त हो गया है, चल नेहा को बरमाला पहना। उन्होंने मयंक को बरमाला देते हुए कहा। प्लीज मम्मी, थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए ना, वह आती ही होगी। मयंक ने धीरे से कहा। बेटा, तुम रस्में शुरू तो करो, वह आएगी। मयंक का दिल अपनी माँ की बातें मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन उसे जानवी पर पूरा यकीन था कि वह जरूर आएगी। उसने उनके हाथों से बरमाला उठाया। नेहा उससे 2 कदम दूर खड़ी थी। उसके लिए 2 कदम पार करना ही बहुत मुश्किल था। वह दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने नेहा को बरमाला पहनाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए कि अचानक घर के बाहर कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। सभी वहां खड़े मेहमान दरवाजे की तरफ गौर से देखने लगे। रुक जाओ मयंक, अखिल की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी। मयंक अभी अपनी जगह पर खड़ा उसी तरफ देख रहा था। अखिल जानवी को अपनी बाहों में लिए दरवाजे पर दाखिल हुआ। मयंक की नजर उस पर पड़ी तो उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। जानवी जोर से चिल्ला उठा। उसने वह बरमाला अग्निकुंड में फेंककर तुरंत उसकी तरफ दौड़ लगा दी। मयंक बहुत बेचैन होकर जानवी के पास पहुंचा। वह जानवी की हालत देखकर दुखी हुआ। अखिल, ये सब कैसे हुआ? जानवी की ऐसी हालत कैसे हुई? मयंक ने अखिल से सवाल करते हुए जानवी को अपनी बाहों में ले लिया। जानवी कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी। जानवी, क्या हुआ है तुम्हें?
तुम ठीक तो हो? तुम्हारे कपड़ों में ये खून क्यों? तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी? मयंक बहुत बेचैन होकर जानवी को अपनी बाहों में उठाए सवाल कर रहा था। आप लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? हट जाइए सामने से। उसने बहुत गुस्से में हॉल के सोफे में बैठे मेहमानों को डांटा और जानवी को उसी सोफे पर लिटा दिया। जानवी इस वक्त जहर के नशे में चूर थी। उसे मयंक की सारी बातें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये नहीं बताती। तुम बताओ अखिल, क्या हुआ? कैसे हुई जानवी की हालत? मयंक ने बहुत गुस्से में अखिल का कॉलर पकड़कर पूछा। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी माँ से पूछो। ये सारा किया कराया इन्हीं लोगों का तो है। जानते हो जानवी को जहर दिया गया है। जब इन लोगों का इससे मन ना भरा तो उसे कार से कुचलकर मारने की कोशिश भी की गई है। अखिल ने दोगुनी आवाज में मयंक के ऊपर चिल्लाकर कहा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मयंक फटी हुई नजरों से उसे देख रहा था। मयंक, मेरी बात सुनो, जानवी ने धीमी सी आवाज में कहा। मयंक बेचैन होकर उसकी तरफ मुड़ा। वह उसके पास घुटने के सहारे बैठ गया। हाँ बोलो जानवी, मैं हूँ तुम्हारे पास, उसने जानवी का हाथ पकड़कर कहा। बेवकूफ कहीं के, जब ऐसी हालत है जानवी की तो तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए? हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था ना, वहां बुला लेता। उसने एक बार फिर अखिल को डांटा और जानवी को मुड़कर देखने लगा। मयंक, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे पास वक्त नहीं है और शायद इसके बाद मैं कभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। इतना कहते हुए जानवी की आंखें भर आईं। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम इस तरह मेरा साथ छोड़कर नहीं जा सकती। बोलो, तुम क्या कह रही थी? मयंक, मुझे तुम्हें दो सच्चाई बतानी है। पहला, मैंने कल रात को तुम्हें जो भी बताया वह सब सच था। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो अपने पापा से पूछ लो, उसने दिवाकर की तरफ देखकर कहा। वह वहीं खड़े चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। तुम जानना चाहते थे ना कि अगले 4 सालों तक मैं कहाँ थी? तो सुनो, मैं अगले 4 सालों से जेल में थी। मुझे उस गुनाह की सजा दी जा रही थी जो मैंने किया ही नहीं था। मुझ पर 20 करोड़ चोरी करने के इल्जाम लगे थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जब मैंने ये इल्जाम अपने सर लेने से इनकार किया तो इन्होंने मुझे कितना टॉर्चर किया। तुम जिस पुलिस स्टेशन में मुझे ढूंढने जाया करते थे, पुलिस उसी पुलिस सेल के एक कार में रात भर मुझे टॉर्चर किया करते थे। मुझे झूठ बोलने पर मजबूर करते थे, क्योंकि इन सब में पुलिस वकील गजेंद्र और तुम्हारी माँ ये सब मिले हुए हैं। जानवी ने रुकती हुई सांस से मयंक को सारी सच्चाई बता दी। उसने वह सभी मयंक को बताया जो इस गुजरी रात में उसके साथ हुआ था। मयंक को अब भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उसका दिल दिमाग के खिलाफ था। उसके दिल को पूरा यकीन था कि जानवी का कहा गया हर शब्द सच है। जानवी, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम हॉस्पिटल चलो। मयंक ने जानवी को अपनी बाहों में उठाया। नहीं मयंक, शायद मैं बच नहीं पाऊंगी। सॉरी मयंक, मेरी ईमानदारी ने मेरा और तुम्हारा सारा सपना बिखेर कर रख दिया। उसकी आंखें आंसू से भरी थीं। किसी का सपना नहीं टूटेगा, न तुम्हें कुछ होगा। तुम मेरा साथ ऐसे आधे रास्ते पर छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें खोने के लिए इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार नहीं किया था। मयंक ने रोते हुए अपनी बाहों में उसे समेट लिया। वह दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। मयंक, मुझे तुम्हें दूसरी सच्चाई भी बतानी है। जानवी उससे थोड़ी अलग हुई। तुम्हें जो बताना है बाद में बताना। वह उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। नहीं, मुझे मेरी सासों पर भरोसा नहीं। पहले सुनो मेरी बात। दूसरी सच्चाई ये है कि मैं कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी हूँ। तुम ये जो मंगलसूत्र मेरे गले में देख रहे हो और मांग में सिंदूर है, ये किसी और का नहीं, सिर्फ तुम्हारा है। तुम कैसे भूल सकते हो इस मंगलसूत्र को? तुमने अपने हाथों से मुझे दिया था। उसने अपना मंगलसूत्र उठाकर उसे दिखाया। उस मंगलसूत्र को देखकर कुछ तस्वीरें मयंक की आंखों के सामने आईं, जिसमें मयंक जानवी को शादी के जोड़े के साथ सिंदूर और मंगलसूत्र दे रहा था। हाँ, इसे तो मैंने ही बनवाया था सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने बहुत प्यार से उसकी तरफ देखा। सॉरी मयंक, मैं मजबूर थी। 1 साल पहले मैं जेल से बाहर आई थी, तब पापा की तबीयत बहुत खराब थी। मैं तुम्हारे घर भी आई थी, लेकिन मम्मी जी ने उसी वक्त मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया। इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तब इन्होंने मुझे बताया कि तुम शहर से बाहर गए हुए हो। मैं तब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच मुझे पैसों की बहुत जरूरत आन पड़ी थी, क्योंकि पापा की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसीलिए मैंने एक ऑफिस में जॉब करना शुरू किया, लेकिन क्या करती, मेरी किस्मत ने वहां भी मेरा साथ नहीं दिया। वहां काम करने वाले एम्प्लॉयज की गंदी नज़र मुझ पर आने लगी, जिससे बचने के लिए मैंने तुम्हारे दिए गए मंगलसूत्र और सिंदूर का सहारा लिया। तब जाकर मेरी मुश्किलें कुछ आसान हुई
उसके कुछ दिनों बाद तुम सामने आए और ये सब हो गया। जानवी रोते हुए उससे लिपट गई। इतनी छोटी सी बात थी, तुमने उसी रात मुझे क्यों नहीं बताया? मयंक ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। कैसे बताती? इन्होंने मुझे धमकी जो दी थी। अब तुम्हारी बातें खत्म हुई, बाकी राज बाद में बता देना। पहले हॉस्पिटल चलो। मयंक उसे लेकर वहां से जाने लगा। रुको मयंक, जानवी ये सब झूठ बोल रही है। मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। कामिनी उसके सामने आई। मयंक उन्हें बहुत गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। मम्मी हट जाइए मेरे रास्ते से। आपने क्या किया, कैसे किया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जानवी इस वक्त झूठ नहीं बोल रही। सारी गलती मेरी है, जो मैंने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया। आप इतने सालों तक मुझे धोखा देती रहीं, जानवी के खिलाफ भड़काती रहीं। कैसी माँ हैं आप? कोई अपने बेटे के साथ ऐसा करता है क्या? उसने उन्हें घृणा भरी नजरों से देखा। बेटा मेरा भरोसा कर, मैंने ये सब नहीं किया। वह अब तक अपना सच मानने को तैयार नहीं थी। अब बस भी करो कामिनी, और कितना सताओगी बच्चों को? मान क्यों नहीं देती कि ये सब तुमने ही किया है? हाँ मयंक, वह सब तुम्हारी माँ का किया कराया है, जिसमें तुम्हारे मामा भी शामिल हैं। जानवी का कहा गया हर एक शब्द पत्थर की लकीर है। दिवाकर ने अपना मौन भंग किया। मयंक ये सब झूठ बोल रहे हैं। आखिर क्या सबूत है इनके पास कि मैंने ये सब किया? जानवी तुम बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ? वह किसी तरह खुद को बचाना चाहती थी। बस करिए आंटी जी, बहुत हो गया आपका खेल, जो कि अब खत्म हो चुका है। नेहा मंडप से उतरकर हॉल के बीच में आई। सभी हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहे थे। आपको सबूत चाहिए ना? ये रहा सबूत, जिसे जानवी मैम ने अपने हाथों से दिन रात एक करके आप लोगों के लिए जमा किया था। नेहा ने जानवी की वही फाइल सबको दिखाई। तू झूठ बोल रही है, इस फाइल में ऐसा कुछ नहीं है। कामिनी अभी हार मानना नहीं चाहती थी। उन्होंने नेहा से वह फाइल छीनना चाहा। इसी छीना झपटी में फाइल उनके हाथों से छूटकर गिर गई। उसमें लगी सारी तस्वीरें बिखर गईं, जिसमें कामिनी पैसे हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी। उन तस्वीरों में लोग थे जो एक पैसे के बैग के पास खड़े खूब खिलखिला रहे थे। वहां खड़े सारे लोग फटी हुई नजरों से वह सारी तस्वीरें देख रहे थे। मयंक को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह जिसे ममता की मूरत समझकर पूजा करता था, वही उसकी दुनिया जलाने पर आमादा थी। कौन है तू, और ये सब कैसे तुझे पता? कामिनी बहुत गुस्से में नेहा का गला पकड़कर उसे सवाल करने लगी। आपको क्या लगता है जिंदगियों के साथ खेलना सिर्फ आपको आता है? सॉरी आंटी जी, थोड़ा खेल तो हम भी खेल लेते हैं। मैं जानवी मैम की असिस्टेंट दिव्या। मैं जानती थी कि जानवी मैम कभी गलत नहीं कर सकती, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ऐसे आई। उसने कामिनी से खुद का गला छुड़ाकर उन्हें धक्का दे दिया। गुड जॉब दिव्या, यू आर जीनियस। अखिल उसके पास आया। थैंक यू, तुम दोनों ने अपनी दोस्ती निभाई। सच में तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए वरदान है। जानवी उन दोनों की तरफ मुस्कुराकर देख रही थी और अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया था। सभी बेचैन हो गए। मयंक उसे लेकर बाहर कार की तरफ भागा। मयंक जानवी को लेकर घर से बाहर निकला। दरवाजे के पास एक कार खड़ी थी। उसने जल्दी से उस कार का दरवाजा खोला, जानवी को अंदर लिटाया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइविंग करने लगा। उसने जानवी का सीट बेल्ट लगाया और फुल स्पीड पर कार चलाने लगा। जानवी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उसका कपड़ा पूरी तरह खून से सन चुका था। सॉरी मयंक, तुम इतने सालों तक मेरे बिना जी रहे थे, आगे भी मेरे बिना जीना होगा। जानवी ने उससे रोते हुए कहा। तुम्हारे बिना भी क्या जीना जानवी? अगर तुम्हें कुछ हुआ, मैं उसी वक्त खुद की सांसें रोक दूंगा। अब तक इसी उम्मीद से अब तक जी रहा था कि तुम मेरे पास वापस लौट कर आओगी, और आज जब वापस आई हो तो तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जानवी की आंखों से आंसू छलक कर उसके हाथ पर टपक गए। मयंक की आंखों में भी आंसू भरे थे। लेकिन अब हम नहीं रोएंगे। रोना हमारे दुश्मनों को होगा। बहुत दिन रह लिया हमने एक दूसरे से जुदा होकर, अब हम साथ रहेंगे। मयंक ने बहुत कसकर उसका हाथ पकड़ा। दूसरे हाथ से वो स्टेयरिंग संभाल रहा था। कुछ ही पलों में वह लोग हॉस्पिटल पहुंचे। वह जानवी को बाहों में उठाकर डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। डॉक्टर भी जानवी का हाल देखकर चौंक गए। वह उसे लेकर ओटी में गए। मयंक भी अंदर जाने लगा। उसे अंदर आने नहीं दिया। ओटी की रेड लाइट ऑन थी। अखिल और नेहा भी मयंक के पास हॉस्पिटल भागकर पहुंचे। यार ये सब क्या हो गया? जब तुझे ये सब पता था, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मयंक अखिल से नाराज होते हुए उसी के सीने से लिपट कर रोने लगा। यार मैं भी तुझे पहले ही बताना चाहता था,
लेकिन जानता था तू मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास भी कोई सबूत नहीं थे। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि नेहा को जरिया बनाकर तुम्हारी माँ की सच्चाई बाहर निकाली जाए, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। जानवी अब तक उसे सिर्फ ट्रेनिंग दे रही थी, इसीलिए तुम्हारी माँ उसे नहीं पहचान पाई। लेकिन मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्हें पता था कि मैं जानवी से कितना प्यार करता हूँ, फिर क्यों उन्होंने मुझे उससे दूर किया? तू जानता है ना मैं इतने सालों से कैसे उसके लिए तड़प रहा था। मयंक उसके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रो रो कर कह रहा था, तू शांत हो जा मयंक, अब सब ठीक हो जाएगा। हमारी जानवी को कुछ नहीं होने देंगे। उस बेचारी ने तेरे लिए बहुत तकलीफ सही है। तू सोच भी नहीं सकता कि उन लोगों ने इस बेचारी को कितना टॉर्चर किया है। तूने कभी जानवी के नाखून गौर से देखे हैं? उन बेरहमों ने तो उसका नाखून तक उखाड़ लिया। अखिल की इस बात पर मयंक बहुत हैरानी से उसका चेहरा देखने लगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उन लोगों ने जानवी को झूठ कबूल करने पर बहुत मजबूर किया। ऐसे ही न जाने कितने जुल्म किए उस पर, लेकिन वह जिंदा रही सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। अखिल ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। उसी वक्त मयंक के पापा वहां पहुंचे। मयंक कामिनी को वहां देखकर बहुत गुस्से में आ गया। उनके साथ गजेंद्र भी आया था। उन्हें देखकर तो मयंक का खून हद से ज्यादा खौल उठा। उन्हें देखकर मयंक वहीं आसपास बेचैन होकर कुछ देखने लगा। तभी उसे एक कोने में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ दिखा। वह उसके पास गया। मयंक ने वह सिलेंडर उठाया और उसी से गजेंद्र की पिटाई करने लगा। मयंक ने सिर्फ 2 बार किए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर से उनके ऊपर उतने में ही वह ढेर हो गए। उनकी हड्डियों ने जवाब दे दिया। वह लहूलुहान हो गए। उनके साथ आए कुछ ऑफिसर्स उन्हें बचाने के लिए आगे आए, तो मयंक ने उनमें से एक को भी नहीं बख्शा जो सामने आ रहा था। मयंक उसे पीटता जा रहा था। अरे रुक जा, ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? कामिनी उसके सामने आई। अब तो मुझे होश आया है, पहले मैं पागल था। मयंक ने अपने हाथ के पकड़े सिलेंडर को बहुत दूर फेंका और गुस्से में अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसका गला पकड़कर दीवार की तरफ उन्हें धकेल दिया। मयंक क्या कर रहा है? ये तू क्या कर रहा है? तेरी माँ हूं मैं, तू मेरी जान लेगा क्या? उनका दम घुटने लगा था। इसी बात का तो अफसोस है कि तुम मेरी माँ हो। काश मैं दुनिया में आने से पहले मर जाता, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। दिल कर रहा है दम घोट दूं तुम्हारा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुमने मुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता। उसने बहुत गुस्से में उनका गला छोड़ दिया और वह अपना गला पकड़कर वहीं नीचे बैठ गई। बेटा संभाल खुद को, कुछ नहीं होगा जानवी को। दिवाकर उसके पास आए। वह उनसे लिपट कर रोने लगा। पापा मम्मी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की थी जिसकी इतनी बड़ी सजा दी उन्होंने? और आप अगर ये सब जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों आपने भी मुझे अंधेरे में रखा? मैं गुस्से से उनसे अलग हुआ। मैं क्या करता बेटा? तुम्हारी माँ पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं उसी वक्त तुम्हें उसकी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन उसने मुझे बताने नहीं दिया। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो वह शालिनी को नुकसान पहुंचाएगी, और तुम तो जानते हो वह पहले से ही शालिनी को पसंद नहीं करती, क्योंकि वह तुम्हारी बुआ की बेटी है ना। बस करिए, आप मेरे बेटे को कितना भड़काएंगे मेरे खिलाफ? कामिनी उनके पास आई। प्लीज आप अपना मुंह बंद रखिए, वरना मैं आगे क्या कर बैठूंगा मैं नहीं जानता। मयंक ने उन्हें अपनी लाल आंखें दिखाकर कहा। उनकी बोलती बंद हो गई। ओटी की लाइट बंद हुई। मयंक जल्दी यहाँ, डॉक्टर आ रहे हैं, अखिल ने आवाज लगाई। मयंक भागकर ओटी के सामने पहुंचा। डॉक्टर उसी वक्त बाहर आए। मेरी जानवी कैसी है डॉक्टर? उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर पूछा। हमने अभी उनके बॉडी से जहर तो निकाल दिया है, लेकिन ये अभी होश में नहीं आई हैं। गॉड से प्रे करिए कि उन्हें जल्द से जल्द होश आ जाए, वरना उनके लिए खतरा हो सकता है। डॉक्टर इतना कहकर आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार उसे खोकर मौत की जिंदगी जी चुका हूँ। अब वह मुझसे दूर गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मयंक वहीं घुटने के सहारे गिरकर रोने लगा। अरे तू ऐसे कैसे हार मान सकता है? जानवी ने तो तेरे लिए कभी हार नहीं मानी। तू जा उसे उठा, वह तेरी जरूर सुनेगी। तेरी आवाज सुनकर वह जरूर जाग जाएगी। उसे तेरे सबसे खूबसूरत लम्हों की यादें याद दिला, देखना वह कैसे आंखें खोलेगी। अखिल ने उसे हार मानने नहीं दिया। वह उम्मीद के साथ उठा। उसी वक्त वार्ड बॉय ने जानवी को उसके रूम में शिफ्ट किया। मयंक उस कमरे में पहुंचा। जानवी बेहोश थी।
उसके सिर, हाथ, पैर सभी में चोट लगी हुई थी। वह बोझिल कदम लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। मैंक जानवी के ऊपर झुककर बहुत प्यार से गा रहा था। जानवी के लिए उसकी फिक्र की झलकते आंसू जानवी के गाल पर टपक रहे थे। गानों के बोल के जरिए उसके दिल के अरमान जानवी के दिल तक पहुंच रहे थे। जानवी इस वक्त एक ऐसी दुनिया में थी जहां नीला आसमान, नीला समंदर, जिसके बीच में दोनों एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। जानवी चांदनी और मैंक उसका चंद्रमा बना हुआ था। दोनों एक दूसरे की सुबह की रोशनी में डूबे हुए थे। मैंक, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, जानवी ने प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहा। तुम्हारा साथ छोड़कर क्या मैं जी पाऊंगा? तुम जानू हो, मेरी जान हो तुम। मैंक ने प्यार से उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा। वह नजरें झुकाए खड़ी थी। तभी अचानक जानवी का ध्यान समुद्र की लहरों पर गया। अब तक जो समुद्र अपनी लहरों से प्यार का मधुर धुन प्रकट कर रहा था, वही विशाल रूप लेने लगा। उसकी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। जानवी उसे देखकर बहुत घबरा गई। वह दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि छोटी छोटी लहरें अचानक से बाढ़ का रूप कैसे लेने लगी। पल भर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद न थी। समुद्र की एक बड़ी सी लहर दोनों को दूर कर गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों पानी में बहते हुए एक दूसरे से विपरीत जा रहे थे। वह दोनों पानी में बहते हुए भी एक दूसरे का हाथ थामने के लिए बेचैन थे। जानवी, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? थाम लो मेरा हाथ। मैंक तैरकर उसकी तरफ जाने लगा। उसी वक्त समुद्र से एक और बड़ी सी लहर उठने लगी। नहीं मैंक, यहाँ भी हम बिछड़ नहीं सकते, जानवी तेज आवाज देते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। समुद्र की बह लहर भी उसकी तरफ ही बढ़ती जा रही थी। मैंक, मैं मरकर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती, जानवी जोर से चिल्लाते हुए उससे लिपट गई। मैंक बहुत हैरान हुआ। जानवी बहुत डरी हुई थी, उससे लिपटी हुई थी। मैंक उसका ये तरीका देखकर चौंका हुआ था। मैंक, बार बार हमें बिछड़ना क्यों पड़ता है? मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ, इसी तरह कोई तूफान तुम्हें मुझसे दूर ले जाता है। वह उससे लिपटकर बड़बड़ा रही थी। इस बार हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैंक ने भी उसे अपनी बाहों में समेटा। ये कौन सी जगह है? जानवी ने आंखें खोलकर देखा तो वह हॉस्पिटल में थी। तुम मेरे पास हो, थैंक गॉड, तुम लौट आई मेरे पास। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी अपनी जान दे देता, मैंक ने खुद से उसे दूर करते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मुझे कुछ हो भी जाता, मैं साया बनकर फिर भी तुम्हारे साथ रहती, जानवी ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा। ना तुम्हें कुछ होगा, ना तुम मुझसे दूर जाओगी। बहुत सहली हमने जुदाई, अब और नहीं, मैंक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। लेकिन मैंक, ये दुनिया हमें चैन से एक साथ जीने नहीं देगी। जानवी की आंखों में आंसू भरे थे। इस बार ये दुनिया, न इस दुनिया के लोग हमें अलग कर पाएंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इस बार हम एक होकर दुनिया का सामना करेंगे, मयंक ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। तो वह मुस्कुराने लगी। और सॉरी जानवी, मैंने रात में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें मैंने चांटा मारा, मुझे माफ कर दो। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ वह सब तुमने मेरे मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए किया था, और वह थप्पड़ मुझे मेरे मयंक ने नहीं, एक बेटे ने मारा था जो अपनी माँ पर अटूट विश्वास करता है। मुझे किसी से शिकायत नहीं, लेकिन मुझे पूरी दुनिया से शिकायत है, जिन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी को दूर रखा, और सबसे बड़ी शिकायत खुद से, कि मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। मयंक ने बहुत निराश होकर अपनी नजरें झुका ली। नहीं नहीं मयंक, ऐसा मत कहना, मैं अब तक जिंदा हूँ तो सिर्फ इन आंखों में अपने लिए प्यार देखने के लिए। अगर इनमें मेरे लिए प्यार की जगह अगर शर्मिंदगी ने ले ली तो मैं पल भर में मर जाऊंगी। जानवी उसकी नजरें अपनी तरफ उठाकर रोने लगी। डोंट वरी, अब प्यार तुम्हें सिर्फ मेरी नजरों में ही नहीं और कई तरीकों से मिलेगा, मयंक ने उसकी आंखों में बहुत शरारत भरी नजरों से देखकर कहा। वह मुस्कुराकर उससे लिपट गई। अब कैसी हो बेटा? दिवाकर वहां दाखिल हुए। जानवी मयंक से अलग होकर अपनी जगह पर बैठ गई। नहीं बेटा, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, मयंक पर तुम्हारा पूरा हक है, क्योंकि तुमने अब तक उसी के लिए तो ये सब सहा है, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। वह नजरें झुकाकर मुस्कुरा रही थी। और बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं भी इतने सालों तक ये सब चुपचाप सहता रहा,
तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। उन्होंने शर्मिंदा होकर जानवी के आगे हाथ जोड़े। नहीं नहीं पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसने उनके हाथ पकड़ लिए। इनकी कैसे गलती नहीं है? मयंक उन्हें गुस्से में देख रहा था। हाँ, गलती है मेरी कि मैंने तुम दोनों को कुछ सच्चाइयां नहीं बताई। उनकी इस बात पर मयंक और जानवी दोनों हैरान होकर उनका चेहरा देख रहे थे। मयंक, सॉरी बेटा, अब तक जिसे तुम अपनी माँ समझ रहे हो, दरअसल वह तुम्हारी दूसरी माँ है। तुम्हारे जन्म के कुछ दिनों के बाद ही अचानक तुम्हारी माँ की मौत हो गई। तुम बहुत छोटे थे, मैं तुम्हें संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए अपने बड़ों के कहने पर मैंने दूसरी शादी की कामिनी से। उसने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह पाला। बस उसकी एक कमी रह गई, वह कभी हटा नहीं पाई। वह अपने लालच के आगे अंधी हो गई थी। मयंक उनकी बातें सुनकर बहुत हैरान था। उसे अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं था कि जिन्हें वह अपनी माँ का दर्जा देकर उन पर अटूट भरोसा करता था, वह सच में उसकी जन्म देने वाली माँ नहीं। उन्होंने तो सिर्फ उसे पाला है और जब जरूरत पड़ा तो उसका इस्तेमाल किया है। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मयंक ने गुस्से से उनका हाथ पकड़कर पूछा। मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता था, एक बेटे को उसकी माँ से अलग करना नहीं चाहता था। सच में नहीं है वह मेरी माँ, वरना वह मुझसे मेरी जिंदगी दूर करने की नहीं सोचती। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे। अब थी सबको सजा मिलने की बारी। कानून ने कामिनी के साथ मिले हुए उसके सभी साथियों को उनकी गलती के अनुसार सजा सुनाई। साथ में उन पर जुर्माना भी लगाया गया और जानवी के ऊपर लगे सारे इल्जाम साफ हो गए। कोर्ट ने उसे बेगुनाह घोषित कर दिया। गजेंद्र और कामिनी के साथ उनके बाकी साथी जेल में सजा काटने लगे और मयंक हर पल जानवी के साथ रहकर उसका ख्याल रख रहा था। अब हॉस्पिटल में रहते हुए जानवी को पूरा 1 महीना हो चुका था। उसकी सारी चोटें अब ठीक हो चुकी थी। बस दाएं हाथ का फ्रैक्चर अभी थोड़ा नॉर्मल नहीं हो पाया था। आज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। मयंक, तुम बताते क्यों नहीं? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मयंक उसे अपनी कार में बिठाकर कहीं लेकर जा रहा था। सब पता चल जाएगा, थोड़ी देर सब्र तो रखो। इतने सालों तक सब्र रखा है, अब सब्र नाम की चीज नहीं मुझ में। जानवी उसकी बगल वाली सीट पर बैठकर बहुत बेचैन थी। वह जानना चाहती थी कि मयंक उसे कहाँ लेकर जा रहा है। मयंक ने कुछ दूर जाकर कार रोकी। जानवी कार से बाहर अपना सर निकालकर बाहर देखने लगी। सामने एक बड़ा सा मंदिर था। मयंक उसका उतावलापन देखकर बहुत खुश था। वह ड्राइविंग सीट से उतरकर उसके पास आया, उसके साइड का दरवाजा खोला। प्लीज बता दो ना, तुम मुझे मंदिर क्यों लेकर आए हो? जानू तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जानू बनाने के लिए। मयंक ने प्यार से उसे अपनी बाहों में उठाया। लेकिन मयंक, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारी जानू हूँ। ऐसे नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह अपनी जानू बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक तुम्हारे प्यार को उसकी मंजिल नहीं मिली है। मयंक ने बहुत प्यार से उसे अपने करीब कर लिया। जानवी कुछ कुछ समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहता है। तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब मैं तुम्हें ऊपर मंदिर में दूंगा। मयंक उसे लेकर मंदिर की सीढ़ी छूता हुआ मंदिर के ऊपर पहुंचा, जहां बहुत खूबसूरत सजावट की गई थी। गणेश जी के मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। ये मंदिर तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, जैसे कोई दुल्हन हो या किसी की शादी हो रही है क्या? वह खुद से ही अंदाजा लगाने लगी। जी हाँ भाभी जी, बिल्कुल सही समझा आपने। शालिनी की चहकती हुई आवाज आई। जानवी ने गर्दन घुमाकर देखा तो शालिनी अपने पति के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी थी। दिवाकर भी उसके साथ थे। भगवान की प्रतिमा के सामने ही शादी के लिए अग्निकुंड बनवाया था। अब तो तुम समझ गई होगी कि यहाँ क्या होने वाला है। मयंक ने जानवी की आंखों में झांककर पूछा। उसने अपनी नजरें झुका लीं। चलिए भाभी जी, मैं आपको दुल्हन बनाकर लाती हूँ। शालिनी जानवी को अपने साथ लेकर चली गई। वह उसे मंदिर के पीछे श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए विश्राम गृह में लेकर गई। मयंक बहुत बेचैन होकर उसका इंतजार कर रहा था। वह भी तैयार हो चुका था। गोल्डन शेरवानी पिंक कलर के धागों से कारीगरी की गई, साथ में कंधे पर एक गमछा, बहुत खूबसूरत सा, सर पर सहरा मन मोह लेने वाला। लीजिए भाई, आ गई आपकी दुल्हन। शालिनी जानवी को लेकर आई। मयंक ने मुड़कर देखा तो सब कुछ भूल गया। जानवी दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने पिंक कलर का लहंगा, साथ में पिंक कलर की बहुत खूबसूरत ओढ़नी ओढ़ रखी थी। मयंक के दिए हुए कुछ गहने भी पहने थे उसने, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। भाई, अब देखकर ही दिल भर लोगे या शादी भी करोगे? शालिनी ने उसे छेड़कर कहा। जानवी का दिल तो इस वक्त फूले नहीं समा रहा था।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अरमान ऐसे पूरे होंगे। मयंक उसके पास आया, उसने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे अग्निकुंड के पास ले गया। पंडित जी ने उनकी शादी की सारी रस्में पूरी करवाईं और मंदिर में अपने नवविवाहित जीवन की सुख शांति की प्रार्थना पूजा करके वह लोग घर के लिए निकले। शालिनी और दिवाकर पहले ही घर जा चुके थे। मयंक जानवी को लेकर घर पहुंचा। ये जानवी के लिए दूसरा सरप्राइज था। मयंक की तरफ से मयंक का पूरा घर भी एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था। दरवाजे पर दिवाकर और शालिनी खड़े थे। मयंक, इन सब की क्या जरूरत थी? हमने शादी कर ली है, पर ये सारी रस्में मम्मी जी के आने के बाद भी तो कर सकते थे ना। जानवी ने मयंक की तरफ देखकर कहा। मयंक को एक पल के लिए उसके ऊपर गुस्सा आया। उसने एक नजर उसे देखा। जानवी चुप हो गई। जो हम दोनों को दूर करे, मैं उसे अपनी किसी भी खुशी में शामिल नहीं करूंगा। जानवी मयंक की बातें सुनकर समझ गई कि मयंक उससे नाराज हो चुका है। उसने कामिनी के बारे में कहकर गलती कर दी। अरे, अब आप लोग यहीं खड़े रहेंगे या अंदर भी आएंगे? आपका बेडरूम दरवाजे पर ही बनवाना पड़ेगा। शालिनी ने फिर एक बार मयंक को छेड़ा। मयंक उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। जानवी की जान में जान आ गई। आज मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा लूंगा। हमेशा सास करवाती है, ससुर को भी तो ये हक मिलना चाहिए। दिवाकर ने हंसते हुए कहा। तो सभी हंसने लगे। उन्होंने बहुत प्यार से जानवी के गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। पापा इस वक्त यहाँ होते तो बहुत खुश होते ये सब देखकर। जानवी ने खुश होकर कहा। तो बेटा बुला लो उन्हें। कहाँ है वह? दिवाकर ने उससे पूछा। नहीं, मैं उन्हें अभी नहीं बुलाऊंगी। जब तक मेरे सारे दुश्मनों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती, मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। जानवी उदास होकर वहां से चली गई। उसे पता था कि मयंक का कमरा कहाँ है। उसे उदास देखकर मयंक को बुरा लगा। वह भी उसके पीछे जाने लगा। अरे अरे जनाब, जाते कहाँ हो आप? इतनी जल्दी भी क्या है? शालिनी ने उसका रास्ता रोका। क्या चाहिए तुझे? क्यों रोक रही है मुझे? और क्या करूं भाई, मैं हूं ही अकेली, आपकी भी बहन, भाभी की भी बहन, तो दोनों की रस्में निभानी होंगी ना। निकालिए सगुन, फिर चले जाइएगा। वह अभी मेरे पास नहीं है, मेरे पर्स में है, जाकर निकाल ले। वह वहां से जाने लगा। अरे ऐसे कैसे? अपने हाथ से देने होंगे। शालिनी, जाना जाकर ले ले, प्लीज मेरा रास्ता मत रोक। वह जानवी के पास जाने के लिए बेचैन था। भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? अब वह तो घर में आ ही गई हैं, हमेशा आपकी नजरों के सामने रहेंगी। थोड़ा इंतजार करिए। नहीं, अब मैं कोई इंतजार नहीं करूंगा। अब मुझे इंतजार शब्द से नफरत हो गई है। ये चाहिए था ना तुझे? ले। मयंक ने अपनी पॉकेट से अपना पर्स निकाला और उसके हाथों में रखकर चला गया। वह अपने कमरे में पहुंचा तो जानवी को देखकर हैरान हो गया। उसकी हैरानी की वजह जानवी का उदास चेहरा था। वह आईने के सामने खड़ी उदास होकर अपने गहने उतार रही थी। ये काम मेरा है। बहुत इंतजार के बाद ये खूबसूरत लम्हे मेरे हाथ आए हैं। तुम इन्हें इस तरह से खत्म मत करो। मयंक उसके पास आया। उसने जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वह उसके करीब हुई, लेकिन उसकी उदास नजरें झुकी हुई थीं। क्या हुआ? आज की इस खूबसूरत रात में भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? उसने उसका चेहरा अपनी तरफ ऊपर किया। सॉरी, तुम मुझसे नाराज हो ना? उसने उदास होकर कहा। उसकी आंखें भरी हुई थीं। ये तुमसे किसने कहा? मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? वह भी आज। आज तो बहुत कीमती रात है हमारे लिए। आज कोई नाराजगी की दीवार नहीं। मयंक ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जान भी उससे लिपट गई, जिससे उसके सर से ओढ़नी नीचे गिर गई। मयंक ने प्यार से उसे गले लगाया। तभी उसकी नजर जानवी के कंधे पर गई। उसने सामने आईने की तरफ देखा, जिसमें जानवी की पीठ और कमर पर चोट के पुराने निशान दिख रहे थे। ये तुम्हारी पीठ पर कैसे निशान हैं? मयंक ने अपनी उन जख्मों पर हाथ रखकर पूछा। जानवी को लगा जैसे वह जख्म हरे हो गए हों। उसने उसे और कसकर गले लगा लिया। इन जख्मों के बारे में मत पूछो मयंक। ये उस इंस्पेक्टर की बेरहमी के निशान हैं, जो मुझे झूठ कबूल करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने जितनी बार भी झूठ बोलने पर मना किया, उसने अपनी बेल्ट से मुझे जानवरों की तरह पीटा था। जानवी की आंखों के सामने उस रात की तस्वीरें आईं, जब पुलिस स्टेशन के एक सेल के अंदर जानवी को झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा था। वह जब जब इनकार कर रही थी, तो उसे मारकर हाँ बोलने पर मजबूर कर रहे थे। जब वह तब भी नहीं मानी, तो उन्होंने उसके नाखून उखाड़ने शुरू कर दिए। उसने वह सारी बातें
मयंक को बताई, जिसे सुनकर मयंक का खून खौल उठा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। उसके रगों में बहने वाले खून की गति 4 गुना ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे जानवी महसूस कर रही थी। सॉरी, मैंने गलती कर दी। आज तुम्हें ये सारी बातें नहीं बताना था मुझे, जानवी ने उदास होकर कहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी बीती हुई तकलीफ है। तुम अपनी हर तकलीफ मुझे बता सकती हो। चलो, आज नफरत नहीं, मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा। आज मैं अपने प्यार का मलहम तुम्हारे सारे जख्मों पर लगाऊंगा। उसने प्यार से उसे अपनी बाहों में उठाया। जानवी उसकी बाहों में यूं सिमट गई जैसे वह बरसों से इन्हीं लम्हों का इंतजार कर रही थी। उसने उसे बेड पे लिटाया और उसके ऊपर झुका, उसके होठों पर रखकर उसे अपने प्यार के मखमली एहसास से मजबूर कर दिया। पुरानी बातों को भूलने पर जानवी खुद को किसी सुकून के समंदर में डूबी हुई महसूस कर रही थी। मयंक के मखमली प्यार भरे एहसास के आगे उसे पता ही नहीं चला कि मयंक कब तक उससे प्यार करता रहा। सुबह उसकी आंखें खुली, वह अंगड़ाई लेते हुए उठी। उसने बेड पर इधर उधर देखा, मयंक नहीं था। वह गुजरी रात को याद करके मुस्कुराने लगी। बेड से उठी, अलमारी से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर के बाद जब फ्रेश होकर लौटी, आईने के सामने खड़ी अपनी साड़ी का फॉल ठीक कर रही थी, तभी अचानक उसे अपनी कमर पर मयंक के हाथ का मखमली एहसास महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मयंक पीछे खड़ा था। उसने पीछे से उसे हक किया। रात की नींद कैसी थी? उसने प्यार से उसे अपने करीब कर लिया। बहुत खूबसूरत, उसने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। गुजरी रात की कुछ खूबसूरत तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आ रही थीं, जिन्होंने उसके जिस्म में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी थी। वह शर्म से पिघलती जा रही थी। मयंक उसका शर्म से लाल चेहरा देखकर मुस्कुराने लगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, बदले में कुछ देना होगा, उसने शरारत भरी नजरों से उसकी आंखों में देखकर कहा। वह समझ गई कि वह क्या चाहता है। मुझे नाश्ता बनाना है, मेरी पहली रसोई है। वह जल्दी से बहाना बनाकर उसके हाथों से छूटकर बाहर किचन की तरफ भागी। मयंक वहीं खड़ा उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह भी हॉल में आया। जानवी और शालिनी दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर जा रही थी। मयंक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा। आ गए भाई आप, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, भाभी जी ने बड़े प्यार से बनाया है आपके लिए। शालिनी अपने हाथ में एक पेपर लेकर बड़े आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठी। तू शरारत करना कब छोड़ेगी? देख रहा हूँ कुछ दिनों से मुझे बहुत छेड़ रही है। रुक जा, कल ही तेरे उनको भी यहाँ बुलाता हूँ। मयंक ने उसे उंगली दिखाते हुए धमकी दी। हाँ तो बुला लीजिए, उनसे डरता कौन है? एक दिन में 50,000 की शॉपिंग करवाऊंगी ना, उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी, उसने इतराते हुए कहा और पेपर देखने लगी। मयंक का पूरा ध्यान तो सिर्फ जानवी पर था। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? शालिनी पेपर का हेडलाइन को पढ़कर चौंक गई। क्या हुआ शालिनी, तुम ऐसे क्यों चौंकी? जानवी उसके पास आई। देखिए भाभी, ये क्या छपा है इसमें? इनकम टैक्स सीनियर ऑफिसर की वॉशरूम में अचानक गीजर के ब्लास्ट होने से मौत के मुंह में फंसे। डॉक्टर उनकी हालत से हैरान है। डॉक्टरों का कहना है कि अब वह शायद कभी देख नहीं पाएंगे। उनका जिंदा रहना भी नामुमकिन सा लग रहा है। ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। शालिनी बहुत गौर से जानवी को पेपर पढ़कर सुना रही थी। जानवी इस खबर को सुनकर बहुत हैरान हुई। उसने एक नज़र मयंक की तरफ देखा, जो इत्मीनान से चाय पी रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। जानवी उस मुस्कुराहट को समझ नहीं पाई। जानू, छोड़ो इन सबको, हादसे तो होते रहते हैं। चलो मुझे जल्दी नाश्ता दो, ऑफिस जाना है। मयंक ने उससे नाश्ता मांगा। जानवी का ध्यान थोड़ा हटा। वह उसे नाश्ता परोसने लगी। अब जानवी पहले से बेहतर हो चुकी थी, इसलिए मयंक ऑफिस जाने लगा था। उसके जाने के बाद जानवी ने फिर से 2-3 बार उस पेपर को पढ़ा। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि यह हादसा हो सकता है। वह दिन भर परेशान थी। शाम को मयंक ऑफिस से लौटा। उसने पूरे हॉल में अपनी नजरें दौड़ाईं। हॉल में कोई नहीं था। वह कमरे में गया। आज कमरे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जानवी अपने कमरे को खूबसूरत फूलों से सजाने में बिजी थी। वह खिड़कियों के खूबसूरत पर्दे लगा रही थी, फिर अपने बेड में खूबसूरत फूलों से एक हार्ट बनाने लगी। उसे इस तरह से कमरा तैयार करते देख मयंक का दिल खुशी से झूम उठा। उसकी दिन भर की थकान पल भर में खत्म हो गई। उसने धीरे से अपना बैग दरवाजे के पास वाले टेबल पर रखा। मयंक चोर कदमों से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। जानवी को अब तक एहसास नहीं था कि वह आ चुका है।
वह तो मुस्कुराती हुई गुलाब की पंखुड़ियां तोड़कर हार्ट शेप बनाने में बिजी थी। अपने कंधे पर उसकी गर्म सांसें, उसके मखमली हाथ महसूस हुए। वह समझ गई कि वह आ गया है। क्या कर रही हो? सुबह तुमने कहा था ना तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तुम मेरी ये खूबसूरती ले लो, आखिर यही है मेरे पास। जान भी उसकी तरफ मुड़ी। वह उसकी इस बात पर मुस्कुराने लगा। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो हर किसी में नहीं होता। खूबसूरत सा प्यारा सा चेहरा, इतना तेज दिमाग और अनगिनत तकलीफों को सहकर भी मुस्कुराने वाली सहन शक्ति। हर किसी के पास ये सारी चीजें नहीं होती। बैंक ने उसकी आंखों में देखकर कहा। सच में? उसने नादान बनकर अपनी पलकें झपकाईं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इन सबको तैयार करके इरादा क्या है? मैंग की आंखें उसे सवाल करने लगीं। ये सब कुछ रिटर्न गिफ्ट हैं। मुस्कुराते हुए उससे लिपटी। और क्या है मेरे लिए? बहुत कुछ, लेकिन कुछ सवालों के जवाब दो। ठीक है, अभी देता हूँ। मैंग ने उसे बच्चों की तरह अपनी बाहों में उठा लिया। अब पूछो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी, वह सब कर सकता हूँ जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। क्या मेरे लिए किसी को थप्पड़ मार सकते हो? जानवी का ये सवाल मैं की समझ से बाहर था। ये कैसा सवाल है? सवाल है, बताओ तुम मेरे लिए किसी थप्पड़ मार सकते हो? अगर कोई मुझे चोट पहुंचाए तो तुम उसके साथ क्या करोगे? मैं उसके साथ। अचानक मैंग की आंखें गुस्से से लाल होते हुए उसका वह सवाली चेहरा देखकर वापस नॉर्मल हो गया। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? क्या करोगे उसके साथ? वह मासूम सा चेहरा बनाकर उससे सवाल कर रही थी। अब उसके साथ क्या करना है बाद में सोच लूंगा, पहले तुम्हारे साथ क्या करना है ये सोच लो। उसने बेड पर लिटाया और उसके ऊपर झुका, उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वह आगे कोई सवाल नहीं कर पाई। वह दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए कि उन्हें खाना खाने का होश न था। रात के तकरीबन 2 बजने आए थे। अचानक मैंग के फोन का अलार्म बजा। उसकी नींद खुली। वह धीरे से बेड से उठा। उसने अलार्म बंद किया और कमरे से बाहर निकल गया। अलार्म की आवाज से जानवी की भी नींद खुली। वह उसे इस तरह बाहर जाते देखकर हैरान हुई। वह भी बेड से उठी। उसने अपने कपड़े ठीक किए और उसके पीछे पीछे जाने लगी। मयंक अपनी स्टडी रूम में गया। उसने अंदर से रूम को लॉक किया और बहुत सारी चीजों के सामने बैठ गया। उसके सामने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें थीं। उन चीजों के साथ कुछ तो कर रहा था। जानवी बाहर खिड़की से देखकर हैरान हुई। उसकी समझ में नहीं आया कि मयंक क्या कर रहा है। मयंक यूं ही घंटों बैठकर उन चीजों के साथ कुछ तो कर रहा था। फिर कुछ देर बाद मयंक कमरे में वापस जाने के लिए उठा। जानवी उससे पहले भागकर कमरे में पहुंची और उसी तरह से लेट गई जैसे पहले लेटी थी। मयंक कमरे में पहुंचा। उसने जानवी को गले लगाया और उससे लिपट कर सो गया। लेकिन जानवी को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि मयंक आखिर क्या कर रहा है। अब तक वह अपनी हर बात उसे बताता था, लेकिन अब उससे क्या छुपाने लगा है। यूं ही लेटी रही। उसे उसके बाद नींद नहीं आई। उसने सुबह मयंक से पूछने की भी कोशिश की, लेकिन वह बहुत बिजी था। वह जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। जान भी दिन भर बेचैन रही। वह उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। दूसरी जगह एक कमरे के अंदर टीवी में क्रिकेट चल रहा था। टीवी के सामने बैठा शख्स पॉपकॉर्न खाते हुए क्रिकेट एंजॉय कर रहा था। अचानक टीवी रुक रुक कर चलने लगा, जिससे उसे डिस्टर्ब हो रहा था। वह उठा। उसे लगा जैसे टीवी पर केबल का वायर ठीक से नहीं लगा है। जैसे ही टीवी के पास पहुंचा, अचानक टीवी के पीछे चिंगारियां उठने लगीं और टीवी के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जिससे वह शख्स बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। टीवी में लगे शीशे उसके जिस्म पर आकर चुभे। चेहरे पर जगह जगह शीशे के टुकड़े चुभे हुए थे। यहाँ तक कि शरीर में भी कई जगह शीशे के टुकड़े बहुत अंदर तक जा चुभे थे। उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वह जिस कमरे में था वह उसके अलावा और कोई नहीं था। कैसा महसूस हो रहा है? कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एम्बुलेंस को फोन करो। उस शख्स ने दरवाजे पर खड़े शख्स से मदद मांगी। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तुमसे जुड़ी सारी सेवाएं इस वक्त व्यस्त हैं। वह शख्स उस घायल शख्स के पास आया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं इंस्पेक्टर हूँ। मेरे लिए कोई नेटवर्क जाम नहीं रह सकता। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करो। इंस्पेक्टर दर्द से कराहता हुआ उसे रिक्वेस्ट करने लगा। अगर तेरे लिए डॉक्टर ही बुलाना होता तो तुझे घायल ही क्यों करता बेटे? वह शख्स उसके करीब आया
तो कमरे की लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। इंस्पेक्टर उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। मयंक, तुमने ये सब किया? वह फटी हुई नजरों से उसे देखकर सवाल करने लगा। हाँ, मैं ही कर रहा हूँ ये सब। तुझे कोई ऑब्जेक्ट है क्या? जब तू एक इंस्पेक्टर होकर गैर कानूनी काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मयंक उसके पास आया। मयंक, प्लीज मेरे दोस्त, मेरी मदद कर। देख मेरी हालत क्या हो गई है। प्लीज पिछली बार की सारी बातें भूल जा। इंस्पेक्टर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगा। सॉरी दोस्त, मैं इस वक्त ही कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मयंक पिघल सकता है। जानवी का मयंक किसी को माफ नहीं कर सकता। मयंक ने एक शीशा उठाकर उसके हाथ में गड़ाते हुए कहा, प्लीज मयंक, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ ऐसा मत करो। वह दर्द से चिल्लाने लगा। बस एक बात के लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। इतना बता दे, जब तुम मेरी जानवी को टॉर्चर कर रहे थे तब वह दर्द से कराह रही थी। तब क्या तुमने उसे माफ किया था? तुम्हें उसका दर्द महसूस हुआ था? जवाब दो मुझे। मैक ने बहुत जोर से चिल्लाकर पूछा। हाँ हाँ, हुई थी, लेकिन मैं मजबूर था। वह खुद को बचाने के लिए झूठ बोलने लगा। झूठ मत बोलो, वरना दर्द दोगुना कर दूंगा तुम्हें। अगर तुमने उस वक्त उसका दर्द महसूस किया होता तो तुम्हारे बेल्ट के निशान मेरी जानवी के जिस्म पर ना होते। मैं अब तक जिसका इंतजार तड़प तड़प कर रहा था, तुमने उसे तकलीफ दी। जिसे मैंने छूकर नहीं देखा था, तुमने उसे दर्द दिया। अब तुम्हें पता चलेगा कि उस वक्त उसे कैसा महसूस हुआ होगा। मैंक ने उसके चेहरे पर बहुत करीब आकर कहा। इस वक्त उसकी आंखों में नफरत का लावा खौल रहा था। वह उसके पास से उठकर उसकी अलमारी के पास गया। उसने वहां से उसकी बेल्ट निकाली और वापस इंस्पेक्टर के पास आया। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ उस वक्त जानवी को कैसा महसूस हुआ होगा। मैंक उस बेल्ट को अपने हाथ में लपेटने लगा। मैंक, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर उसका पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगा। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, बस इतना बताना वह दर्द महसूस हुआ या नहीं। मैंक उस पर बेल्ट बरसाने लगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं। मैंक जितनी बार उसे बेल्ट से मार रहा था, उसके जुबान से बस यही चीज निकल रही थी। दर्द कैसा है? तुमने ऐसे ही मारा था ना। मेरी जानवी को नहीं, थोड़ा तेज होगा। उस वक्त न जाने क्या मयंक के दिमाग में चल रहा था। उसके तेवर पूरी तरह से बदले हुए थे। वह बहुत बेरहमी पर उतर आया था। आज इतना वक्त क्यों लग गया? मयंक आपको आने में? रोज तो 10 बजे आ जाते थे, आज 1:30 बजने वाला है, अब तक नहीं आए। जानवी घर में परेशान होकर मयंक का इंतजार कर रही थी। एक बार फोन करती हूँ, पता चल जाएगा कहाँ है वह। वह उसे कॉल लगाने लगी। इधर मयंक खुद को भूलकर उसकी चीखें अनसुना कर उसे मारता ही जा रहा था। इंस्पेक्टर उसके कदमों में पड़ा, इधर उधर उससे बचने के लिए छटपटा रहा था। टीवी के शीशे के टुकड़े उसके जिस्म में छपे हुए थे, जो बेल्ट से लगकर और अंदर धंसते जा रहे थे। तभी अचानक उसका फोन बजा। मयंक को होश आया। प्लीज माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। इंस्पेक्टर फिर एक बार फिर रिक्वेस्ट करने लगा। तुम अपनी बकवास बंद करो, जानू का कॉल है। मयंक ने उससे कहा और कॉल रिसीव किया। तुम कहाँ हो? कब लौटोगे? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी आओ ना। कॉल रिसीव होते ही जानवी ने एक सांस में कहा, हाँ आ रहा हूँ, रास्ते में ही कहीं फंस गया हूँ, किसी की बहुत पुरानी भूख मिटा रहा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। वह इंस्पेक्टर बीच में चिल्लाने की कोशिश करने लगा। मयंक ने उस इंस्पेक्टर के गले पर अपना पैर रखते हुए कहा, भूख तो मुझे लगी है, तुम्हें पता है ना, मैं रोज तुम्हारे हाथों से खाना खाती हूँ। आज थोड़ा सिर में दर्द भी है, जल्दी आ जाओ। ठीक है जानू, आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर और। बस किसी की सांसों के बीच ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मयंक? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कहाँ हो वह बताओ। जानवी की बातें सुनकर मयंक जोर जोर से हंसने लगा। इंस्पेक्टर उसे हैरान होकर देख रहा था। सुन रहे हो? मेरी प्यारी जान पूछ रही है मैं कहाँ हूँ। बता दूं कि इस वक्त मैं तुम्हारी सांसें रोके खड़ा हूँ। तुम्हारी सांसें मेरे कदमों के नीचे से सरकने पर मजबूर हैं। बता दूं कि तुम तड़प रहे हो मेरे कदमों के नीचे, जैसे मैं पल भर में खत्म कर सकता हूँ। मयंक ने बहुत नफरत भरे लहजे से इंस्पेक्टर से कहा। उसने अपने हाथ में फोन का स्पीकर बंद कर रखा था। प्लीज मुझे छोड़ दो,
तुम मुझे जितना मारना चाहते थे मार चुके। मेरी हालत तो देखो प्लीज, दया करो मेरे ऊपर। एक बार फिर उसके पैरों में रहम की भीख मांगने लगा था। माफी तुझे अभी नहीं मिलेगी। जब तक मेरा दिल तुझे मारकर सुकून ना पाले तब तक तुझे आराम नहीं मिलेगा। मयंक ने अब तक उसका गला अपने कदमों के नीचे रौंदे रखा था। जानू प्लीज थोड़ा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ, फिर तुम्हें प्यार से खाना खिलाऊंगा, मयंक ने बहुत प्यार से कहा। जानवी खुशी से मुस्कुराने लगी। उसे क्या पता था कि जिसकी प्यार भरी बातें सुनकर वह मुस्कुरा रही है वह किसी के लिए इस वक्त मौत बनकर खड़ा है। मयंक ने जानवी का कॉल कट किया और इंस्पेक्टर के घर में घूम घूम कर कुछ देखने लगा। वह उसके किचन में गया। थोड़ी देर बाद वो केरोसिन का जार किचन से लेकर इंस्पेक्टर के पास आया। इंस्पेक्टर उसे ये सब करते हुए देखकर बहुत डर गया, लेकिन वह क्या करता, इस कदर घायल था कि उठकर कहीं भाग भी नहीं पा रहा था। मयंक ने उसके पूरे घर में केरोसिन का तेल छिड़क दिया। तुम क्या कर रहे हो? मयंक प्लीज मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। मेरी जान लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? बहुत कुछ। मेरे दिल को सुकून तो पहले मिलेगा। मैं तुम्हारे पास रोज आया करता था जानवी की खबर लेने, लेकिन तुम मुझे उस वक्त कुछ नहीं बताते थे। तुम लोगों ने बहुत तड़पाया है मुझे और मेरी जानवी को, उसी का बदला चुका रहे हो। बहुत जख्म लगे हैं ना तुम्हारे जिस्म में। अगर तुम्हारे किसी साथी ने तुम्हें देखा तो बहुत कुछ बताओगे तुम उन्हें। तुम्हारे जिस्म को देखकर सबको पता चल जाएगा कि तुम्हें किसी ने बहुत मारा है। इसीलिए तुम्हारी तरह अपने गुनाहों का सबूत छुपा रहा हूँ, जैसे तुमने उषा का लाश छुपाया था। इंस्पेक्टर मयंक की बातें सुनकर दंग रह गया। बस बहुत कर लिया मैंने तुमसे बातें। मेरी जानू मेरा इंतजार कर रही है, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने हाथ में रखे लाइटर को जलाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते फर्श में लगी हुई आग पूरे घर में फैल गई। मयंक मुस्कुराता हुआ उसके घर से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर का घर इस वक्त मसाल की तरह जल रहा था। मयंक उसके घर के बाहर रुका। उसने एक नज़र इंस्पेक्टर के घर की ओर देखा। तब तक वहां आस पड़ोस के लोग अपने घरों से निकलने लगे। सभी इंस्पेक्टर के घर में लगी आग को बुझाने लगे। मयंक भीड़ में से कब गुजर गया किसी को पता ही नहीं चला। वह अपनी कार में जाकर बैठा। अब तुम्हारी बारी। तुमने भी बहुत दर्द दिया है मेरी जानू को, तुम्हें कैसे छोड़ दूं। मयंक ड्राइविंग करते हुए एक रोड के किनारे अपनी कार खड़ा करके किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहां से एक दूसरी कार गुजरने लगी। मयंक ने भी अपनी कार स्टार्ट की। वह कार जैसे ही मयंक के कार के करीब आई, मयंक अपनी कार उसकी कार के साथ चलाने लगा। दोनों कार एक दूसरे के बराबर में चल रही थी। मयंक के सामने वाली कार की खिड़की खुली थी। ड्राइवर अपनी दुनिया में गुम था। वह शायद नशे में कार चला रहा था। मयंक ने अपनी कार के पीछे वाली सीट को मुड़कर देखा, जिसमें पेट्रोल से भरे हुए कुछ पाउच रखे हुए थे। मयंक उन पाउच को एक एक कर उठाकर उस दूसरी कार की तरफ फेंकने लगा। वह सारे पाउच उसकी खिड़की से होकर उसकी पिछली सीट पर फूट रहे थे। कार चालक को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मयंक ने कुछ पाउच उस कार के ऊपर भी फेंके। एक एक कर बहुत सारे पाउच फेंक कर लगभग उसकी कार को भिगो ही दिया था। आखिरी एक पाउच उसने ड्राइवर की तरफ फेंका। तब तक कार चालक ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वह उसे देखकर हैरान रह गया। मयंक तुम यहाँ? क्यों दोस्त, तुम मुझे भूल गए? लेकिन देखो ना, मैं तुम्हें नहीं भूला। मुझे तुम अच्छे से याद हो और तुम्हारी हर गलती भी। आज तुम्हें तुम्हारी हर गलती की सजा भी मिलेगी और सीख भी। मयंक ने मुस्कुराते हुए लाइटर जलाया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बर्बाद करने की तैयारी। एडवोकेट होकर तुमने मेरी जानवी के साथ नाइंसाफी किया। उसे बेगुनाह साबित ना करके तुमने उसे गुनहगार बनाया। और तो और अपने कार से टक्कर मारकर उसे मारने की कोशिश की। आज तुम्हें तुम्हारी बेईमानी की सजा मिलेगी। और इतना तो तुम्हें याद होना ही चाहिए कि कहीं भी जा रहे हो अपने कार की खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करो, वरना कोई अनचाही चीज अंदर आ सकती है। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा और लाइटर जलाकर उसकी कार की तरफ फेंक दिया। जब तक एडवोकेट को पेट्रोल की महक मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मयंक के फेंके हुए पेट्रोल और लाइटर ने अपनी दोस्ती दिखाई। एडवोकेट के कार में आग लग गई। उसकी कार जलती हुई सड़क पर से गुजर रही थी। मयंक अपना कार रोककर एक किनारे खड़ा हो गया। एडवोकेट के कार में आग लगने से उसकी पेट्रोल की टंकी भी फट गई। उसकी कार में जोर का धमाका हुआ। कार का पुर्जा पुर्जा अलग हो गया। अब आग लगभग खत्म हो चुकी थी।
उसके कुछ हिस्से थे जो अभी दूर दूर गिरकर जल रहे थे। मयंक उसके पास आया। उसने देखा एडवोकेट वहीं दूर गिरा हुआ है। वह बुरी तरह से जल चुका है। उसने कार ब्लास्ट होने से पहले ही छलांग लगा दी थी, पर खुद को जलने से बचा नहीं पाया था। हालत बहुत खराब थी उसकी, लेकिन जान अब भी उसमें बाकी थी। कैसा लग रहा है? उसने उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा। एडवोकेट उसे अपने पास देखकर डर गया। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्या मिल रहा है तुम्हें? उसने बहुत दर्द में उससे पूछा। ये तुम पूछ रहे हो? मेरे प्यार को इतने दिन तक तड़पा कर तुम लोगों को क्या मिला था? मुझे सुकून मिल रहा है। जिस तरह तुम लोगों ने मेरी जानू को तड़पाया था, मैं उसके हर दुश्मन को तड़पा कर उसका बदला ले रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम उसे तकलीफ दोगे? वह भूल गई तो मैं भी भूल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। उसके हर दुश्मन को सजा मिलेगी। अगर तुम हमारी जान ही लेना चाहते हो तो ऐसे क्यों? एक ही बार में मारकर खत्म कर दो ना। यूं घायल करके क्यों मार रहे हो हमें? अगर एक बार में मार दूं तो तुम्हें वह दर्द कैसे पता चलेगा जिसे मेरी जानू ने सहा था? मैं जानबूझकर तुम लोगों को तड़पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम कार के ब्लास्ट होने पर ही मौत की नींद सो चुके होते, लेकिन नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मयंक ने अपने जूते से उसे ठोकर मारा और वहां से उठकर अपनी कार की तरफ चल पड़ा। उसने उस जगह से भी अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए और कार में बैठकर घर पहुंचा। रात के 3 बज रहे थे। जान भी उसका इंतजार करते हुए डाइनिंग टेबल पर ही सो गई थी। मयंक घर में दाखिल हुआ। वह सबसे पहले कमरे में गया और अपने हाथ मुंह धोकर आया। उसने प्यार से जानवी को अपनी बाहों में उठाया। आ गए आप? जानवी ने अपनी आंखें खोली। मयंक उसे जागे हुए देखकर हैरान हो गया। हाँ, आ गया, चलो कुछ खा लो। मयंक ने प्यार से उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाया। मुझे कुछ नहीं खाना। वह उठकर वहां से जाने लगी। लेकिन क्यों नहीं खाना? तुम्हें तुम्हें तो भूख लगी थी ना? मयंक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हाँ, मुझे भूख लगी थी, बहुत जोरों की लगी थी, लेकिन पता नहीं था जिन हाथों से मैं रोज निवाला प्यार से खाती हूँ, वह हाथ कभी किसी की जान भी ले सकते हैं। जानवी ने उससे खुद को छुड़ाते हुए कहा। मयंक उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। तुमने क्यों मारा उस इंस्पेक्टर को और उस वकील को? जानवी ने रोते हुए उससे सवाल किया। मैंने सिर्फ उन्हें गलती की सजा दी है। उसे अपनी गलती पर पछतावा नहीं था। कुछ भी हो, गलत गलती होता है। तुमने बहुत गलत किया है। जानवी रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। ये क्या हो गया जानवी को? इन सब के बारे में कैसे पता चला? मयंक बहुत परेशान हुआ। वह भी जानवी के पीछे कमरे में आ गया। प्लीज जानू, मेरी बात सुनो। उसने जानवी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। दूर रहो मुझसे। ये बहुत गलत किया है तुमने। क्या जख्म के बदले जख्म देना जरूरी है? क्यों जान ली तुमने उन लोगों की? जानवी गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाने लगी। इस वक्त मेरी बातों को नहीं समझोगी तुम? चलो खाना खा लो और सो जाओ। मैं सुबह तुम्हें समझा लूंगा। मयंक उसे प्यार से समझाना चाहा। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, तुम्हें लगता है मैंने गलती की है? मेरी जानू को तकलीफ देने वालों से बदला लेकर तो तुम भी मुझे सजा दिलवा सकती हो। ये पकड़ो फोन, कॉल करो पुलिस को और बता दो कि तुम्हारे दुश्मनों के साथ जो भी हो रहा है मैंने किया है। मयंक ने अपना फोन जानवी के हाथ में देते हुए कहा। जानवी उसे फटी हुई नजरों से देखने लगी। सच में ये सब तुमने किया है? उन सब की हालत के तुम जिम्मेदार हो? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है। मैं चाहूँ तो तुमसे दिन रात प्यार करूं और चाहूँ तो तुमसे नाराज रहूं, लेकिन अगर कोई और तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने बस उन्हें उनकी गलतियों की सजा दी है, लेकिन उनकी जान लेना क्या जरूरी था? वह रो रो कर उस पर गुस्सा कर रही थी। मेरी प्यारी जानू, तुम्हारा दिल है या क्या है? तुम्हें उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जिन्होंने एक वक्त में तुम्हारे साथ बुरा किया था? मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने उस दर्द को सहा है। जानती हूँ कितनी तकलीफ होती है, और जो दर्द मुझे हुआ है वह मैं किसी और को होते हुए कैसे देख लूं? जानवी ने रोते हुए उसका कॉलर पकड़ा। तुम कभी नहीं सुधर सकती। किस मशीन में बनाया गया है तुम्हें? जितनी खूबसूरत हो उतनी ही मासूम भी। मेरे लिए कभी दुनिया से लड़ती हो तो कभी दुनिया के लिए मुझसे लड़ती हो। यकीन करो मेरा, मैंने किसी की जान नहीं ली है, बस उसे मौत से बदतर जिंदगी दी है। मयंक के आखिरी कहे गए शब्दों में नफरत झलकी थी। तुम सब बातों को छोड़ो ना। वह सब जिंदा हैं, कोई नहीं मरा, बस उन्हें दर्द मिला है, दर्द भरी जिंदगी मिली है।
तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन ये बात सही है, जब मैं तुमसे दूर था तो मेरे लिए तड़पती थी, लेकिन अब करीब हूँ तो मेरी कोई कदर नहीं है। मयंक उससे रूठ कर चला गया। तुम सच कह रहे हो, वह लोग मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। जान भी उसके सामने आई। तुम्हारे सर की कसम, सब जिंदा हैं। बस अब उन्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। लेकिन बुद्धू, उन सबको पता है ये सब तुमने किया है। अगर किसी ने पुलिस को बता दिया तो वह लोग तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे। जानवी बहुत दुखी होकर वहीं नीचे फर्श पर बैठकर रोने लगी। कमाल है, तुम्हें समझाना कितना मुश्किल है। अभी मुझसे उन लोगों के लिए झगड़ रही थी, अब मेरी फिक्र कर रही हो। और नहीं तो क्या करूं? मुझे लगा तुमने उन सबको मार दिया, लेकिन वह लोग जिंदा हैं। अब वह तुम्हारे लिए मुसीबत बनेंगे। वह मासूम बच्ची की तरह रो रही थी। तुम एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इंस्पेक्टर और वकील को मार कर आ रहा हूँ? उसने बहुत गौर से उसकी आंखों में देखकर पूछा। वह मैंने तुम्हारी थोड़ी बातें सुन ली थी और स्टडी रूम में जाकर चेक किया तो वहां पर बहुत सारी चीजें मिली। उस गीजर को तुमने खराब किया था जिससे गजेंद्र सर घायल हुए थे, और इंस्पेक्टर के घर टीबी ब्लास्ट होने का फार्मूला भी तुमने ही बनाया था। जानवी नजरें झुकाकर उसके सब की वजह बता रही थी। लेकिन अगर वह लोग जिंदा हैं तो आगे हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? उसने बहुत मासूम सा चेहरा बनाया। उसकी चिंता तुम मत करो। मैंने जो उनकी हालत की है, उसके बाद वह लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे। अगर खोलना भी चाहें तो खोल नहीं सकते, और अगर कुछ करना भी चाहें तो मैं देख लूंगा। मयंक के होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। इसका मतलब हमें फिर एक बार जंग लड़ना होगा। वह तुम्हें मुझसे फिर अलग कर देंगे। जानवी फर्श पर बैठकर रोने लगी। मेरी प्यारी जानू, तुम इस तरह रोती हुई अच्छी नहीं लगती। दुनिया की फिक्र छोड़ो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कल हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। मयंक ने बहुत प्यार से उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लिटा दिया। चलो बताओ कहाँ जाना है तुम्हें कल? वह प्यार से उसके ऊपर झुका। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत नींद आ रही है। वह दूसरी तरफ मुड़कर सोने लगी। ऐसे कैसे सोने दूं तुम्हें? अभी भी तुम्हारे कुछ जख्म भरे नहीं हैं। मयंक ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। जान भी समझ गई वह क्या कहना चाहता है। बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा मलहम मलहम। मलहम बोलकर सुकून से सोने नहीं देते। वह उठने लगी। क्या करूं, इतनी रातें तुम्हारे बिना नींद नहीं आई थी, इसलिए अब तुम्हें जगा रहा हूं। मयंक ने प्यार से उसे किस किया। वह फिर से कुछ नहीं बोल पाई। कुछ महीने बाद, जानवी देखो तुमसे कौन मिलने आया है। मयंक ने जानवी को आवाज लगाई। वह किचन में नाश्ता बना रही थी। मयंक की आवाज से भागकर उसके पास आई। क्या हुआ मयंक, कौन आए हैं? वह अपनी साड़ी के आंचल से हाथ पोंछती हुई हॉल में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं था। सच में देखना चाहोगी उन्हें? हाँ मयंक, दिखाओ ना कौन है वह। जानवी देखने के लिए बेचैन थी। तो ये देखो। मयंक अपनी जगह से हटा। उसके पीछे जानवी के पापा माधव जी खड़े थे। वह देखकर हैरान हो गई। पापा आप? वह भागकर उनसे लिपटी। जब मेरी इतनी याद आ रही थी जानू, तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? उन्होंने उससे सवाल किया। कैसे बुला लेती, मेरे दुश्मन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। वह फिर आपको जरिया बनाकर मुझे तंग करते। जानवी ने रोते हुए कहा। तुम चिंता क्यों करती हो? अब तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। और मैं हूं ना, किसी को तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। मयंक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन पापा यहाँ कैसे आए? जानवी ने बहुत हैरान होकर उन्हें देखा। मैं यहाँ आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ, उन्होंने कहा। वह मयंक का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहे थे। मयंक तुम्हें नहीं लेकर आए? तुम्हें कैसे पता? ये कहाँ थे? जानवी ने उससे सवाल किया। मुझे बहुत पहले से पता था कि तुमने पापा को केदारनाथ भेजा है और उन्हें अपनी कसम देकर यहाँ आने से मना किया है। लेकिन हर रोज यूं ही याद भी कर रही हो, इसीलिए मैं खुद इन्हें वहां से ले आया। आई लव यू मयंक, मैं बहुत खुश हूँ। जानवी खुश होकर उससे लिपट गई। अचानक उसकी पकड़ कमजोर हुई और वह जमीन पर गिरने लगी। मयंक ने उसे संभाला। जानू क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मयंक उसके इस तरह से बेहोश होने से परेशान हुआ। उन लोगों ने उसे सोफे पर लेटाया। अरे क्या हो रहा है यहाँ? उसी वक्त शालिनी भी अपने ससुराल से वहां लौटी थी। शालिनी ने देखा इसे क्या हुआ, अचानक ऐसे कैसे बेहोश हो गई। मयंक ने बहुत परेशान होकर कहा। शालिनी जानवी के पास गई और उसने उसके चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे। जानवी होश में आ गई। उसने जानवी का चेहरा गौर से देखा और मयंक के पास आई। उसने मयंक के कान में कुछ कहा। वह दोनों आपस में बात करके मुस्कुराने लगे। सच भाई,
उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या हुआ मयंक? क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? जानवी ने उनकी बातें सुननी चाहिए। मयंक उसके पास आया। उसने जानवी के कान में उस बात को बताया। वह हैरान होकर उसका चेहरा देखने लगी। मयंक ने वह बात जानवी के पापा को भी बताई। वह खुशी से खिल उठे, लेकिन जानवी अभी तक अजीब सा चेहरा बनाकर बैठी थी। अचानक वह उठी। उसने मयंक का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में ले गई। मयंक, सच में? क्या ये सच है? जानवी ने मुस्कुराते हुए अपने पेट की तरफ देखकर पूछा। हाँ, सच में, तुम प्रेग्नेंट हो। मयंक ने प्यार से उसका कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जानवी ने अपनी नजरें झुका लीं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं ये बात शालिनी से पहले से जानता था। कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत बदली बदली सी लगी थी मुझे। मैंने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया। बस मैं ये गुड न्यूज तुम्हारे पापा के आने के बाद तुम्हें बताना चाहता था। मयंक ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहा। मयंक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जानवी खुशी से उसका पूरा चेहरा चूमने लगी। थैंक यू सो मच मयंक, तुमने मुझे पूरा कर दिया। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दिया है मुझे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह उससे लिपट गई। ये तो मेरे लिए बैड न्यूज है। बेबी मिला और तुम मुझे भूल जाओगी। मयंक उदास हुआ। कभी नहीं, तुम्हें तो मैं मरने के बाद भी नहीं भूल पाऊंगी। जानवी ने उसे कसकर गले से लगा लिया। दोनों अपने जीवन में आने वाली नई खुशियों को लेकर बहुत खुश थे। उसी वक्त कामिनी भी जेल से छूटकर आ गई थी, जो मयंक को अच्छा नहीं लगा। अब कामिनी बदल चुकी थी। वह इस नई खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन मयंक ने अभी तक उन्हें माफ नहीं किया था। वह जानवी को लेकर घर से दूर दूसरी जगह पर नया घर लेकर रहने लगा। मयंक, ये गलत किया तुमने। अब हमें मम्मी जी को माफ कर देना चाहिए। सॉरी जानू, मैंने अब तक तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि उन्होंने मेरा विश्वास एक बार तोड़ा है। मैं उन्हें दोबारा तोड़ने का मौका नहीं दूंगा। अगर हम वहां रहे तो वह हमें अलग करने की फिर से कोशिश करेंगी। मैं उनके बीच रहकर अपने प्यार की निशानी खोना नहीं चाहता। मेरी नाराजगी ही उनके लिए सजा है। और मेरे लिए? जानवी ने बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा। तुम्हारे लिए मेरी बेइंतहा मोहब्बत। मयंक ने उसे गले से लगा लिया। अब जानवी के पास कोई चीज की कमी नहीं थी। मयंक हर पल उसका ख्याल रखने लगा। उसके सारे दुश्मन अब उससे दूर हो चुके थे। जानवी के पापा भी उसके साथ रहने लगे थे। मयंक और उसके पापा मिलकर उसका ख्याल रख रहे थे। कुछ वक्त बाद उसके आंचल में एक चांद का टुकड़ा आ गया, जिसने उनकी जिंदगी पूरी कर दी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। जानवी मयंक और अपने बेटे को पाकर अपनी दुनिया की जंग जीत चुकी थी, और जिन लोगों ने उसके साथ अन्याय किया था वह आज भी सजा भुगत रहे हैं। मयंक ने किसी की जान नहीं ली, क्योंकि उन्हें ऐसी सजा दी जिसका दर्द वह हमेशा सहते रहे, ना किसी से कुछ कह पाए, दोबारा जानवी का बुरा करने का सोच ना पाए। मयंक कवच बनकर हमेशा उसकी रक्षा करता रहा। उसे अपने प्यार भरे दिल में छुपा कर रखा था उसने। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।